मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपका आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। हमारा नारा है जानकारी ही बचाव है। अभी 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने एक बहुत ही अच्छा आदेश पारित किया, जिसमें बेटी को अपने मायके की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी में बेटों को बराबर अधिकार दिए जाने के बारे में कहा गया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जिनका कुछ दुष्ट महिलाएं दुरुपयोग करती हैं, जिससे पति और उनके परिवार को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। यदि आपने वीडियो में बताई गई बातों के अनुसार कार्य किया तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है। सीआरपीसी में शुरू से ही लिखा हुआ है, परंतु आज तक आपको इसके बारे में किसी भी व्यक्ति ने सही जानकारी नहीं दी है और ना ही बताया है। सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 127 के बारे में जानते हैं। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद घरेलू हिंसा कानून के बारे में बात करेंगे और सबसे अंत में इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सीआरपीसी की धारा 127 की हेडिंग है भत्ते में परिवर्तन, जिसमें लिखा है धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या उसी धारा के अधीन आदेष्ट अपनी पत्नी, संतान, माता या पिता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण भत्ता देने वाला जैसी भी स्थिति हो, किसी व्यक्ति की परिस्थिति में तब्दीली हो जाने पर मजिस्ट्रेट भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण जैसी भी स्थिति हो, भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह उचित समझे। इस धारा में जो कहा गया है उसका मतलब यह है कि आदेश आने के बाद यदि दोनों पक्षकारों में से किसी की भी स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो दिए गए आदेश में संशोधन किया जा सकता है। इस धारा का प्रयोग ज़्यादातर महिलाएं आदेश के कुछ सालों बाद करती हैं कि अब महंगाई बढ़ गई है, विपक्ष की आमदनी भी बढ़ गई है, इसलिए भरण पोषण की राशि बढ़ाई जाए और आदेश में परिवर्तन किया जाए। इस धारा में दोनों की स्थितियों में बदलाव की बात की गई है। इसमें यदि आपकी स्थिति में बदलाव आता है तो आप भी भरण पोषण राशि कम करने का आवेदन लगा सकते हैं, परंतु आपको कोई यह नहीं बताता है। इसलिए एक बार फिर से आप इस धारा में लिखी हुई बात को सुने। इसमें कहा गया है धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण दोनों की बात की गई है के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या उसी धारा के अधीन आदेष्ट अपनी पत्नी, संतान, माता या पिता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण भत्ता देने वाला जैसी भी स्थिति हो, किसी व्यक्ति की परिस्थिति में तब्दीली साबित हो जाने पर, इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति की परिस्थिति में, यानी कि पक्षकार और विपक्षी दोनों हो जाने पर मजिस्ट्रेट भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण दोनों की बात है। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के बाद भी यदि आपकी स्थिति खराब हो जाती है तो भी आप उसको कम करने के लिए आवेदन लगा सकते हैं। जैसी भी स्थिति हो, भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह उचित समझे। इसके लिए आपको सबूत देने पड़ेंगे कि आपकी स्थिति खराब हो गई है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आपको आवेदन में लिखना है कि मार्च 2020 में पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा था,
जिसकी वजह से हमारी नौकरी और बिजनेस प्रभावित हुआ है, जिससे हमारी नौकरी या बिजनेस नौकरी चली गई है या बिजनेस प्रभावित हुआ है। जो भी सच बात है वह आपको लिखनी है और उसका सबूत भी आपको माननीय न्यायालय में देना होगा, तभी आपकी बात मानी जाएगी। महामारी की वजह से हमारी आमदनी कम या ख़त्म हो गई है, इसलिए हम अंतरिम भरण पोषण या भरण पोषण राशि यदि फाइनल जजमेंट आ गया है तो दे पाने में असमर्थ हैं। यहाँ पर आदेश आने के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जो कि CRPC की धारा 127 में लिखा है। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। अब आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दिनांक 11 अगस्त 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, जिसमें बेटी को मायके की पुश्तैनी संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दिया गया है। इस पे बात करने से के बाद हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के मुकदमे के आदेश पर। अब ये जो जजमेंट आया है यह लगभग 121 पेज का जजमेंट है। इसमें बहुत सारे जजमेंटों के बारे में लिखा गया है और डिटेल से बात करी गई है इसमें, और जिसमें कहा गया है कि कॉर्पोरेशनरी संपत्ति वह है जो एक हिंदू को विरासत में मिलती है अपने पिता, दादा या परदादा से, यानी संपत्ति परदादा से दादाजी को और दादाजी से पिताजी तक आई है, इसलिए इस पर बेटों के बराबर अधिकार बनता है। जजमेंट के अंत में कहा गया है कि बाकी हाई कोर्ट मुकदमे को 6 महीने में निपटाएं, यानी कि इस तरह के जो प्रॉपर्टी के मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग है यानी विचाराधीन है, उन्हें 6 माह में निपटाया जाए। इस जजमेंट के अनुसार यदि महिला के मायके में उसकी कुछ पुश्तैनी संपत्ति जैसे मकान, खेत, बाग, जमीन है तो उस महिला का भी हक बेटों के बराबर है। मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा या अन्य मुकदमे जिसमें महिला रहने के लिए मकान या किराए के लिए रुपयों की मांग करती है तथा भरण पोषण के लिए रुपयों की मांग करती है, तो अब आप उपरोक्त जजमेंट का हवाला देकर कह सकते हैं कि यदि उनके पास पुश्तैनी मकान और ज़मीन है तो उस पर भी महिला का अधिकार है, इसलिए वह अपने पुश्तैनी मकान पर अधिकार पूर्वक रह सकती है, इसलिए किराए के मकान की राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर शादियां बराबरी में होती हैं और लड़की और लड़के वालों के पास लगभग बराबर की ज़मीन होती है। महिला मुकदमे में लिखाती है कि लड़के वालों के पास 20 बीघा ज़मीन है, उन्हें 10 लाख रुपए सालाना आमदनी होती है, इसलिए मुझे भरण पोषण की राशि दिलाई जाए। अब यदि लड़की वालों के पास भी 20 बीघा ज़मीन है तो आप भी कह सकते हैं कि उनके पास भी 20 बीघा ज़मीन है, जिससे वह लोग 10 लाख रुपए सालाना कमा लेते होंगे, इसीलिए उन्होंने हमारी खेती के बारे में 10 लाख रुपए सालाना की बात कही है। यदि महिला 2 भाई बहन हैं तो महिला की आमदनी 5 लाख रुपए सालाना होगी। यदि महिला 4 भाई बहन हैं तो महिला की आमदनी 2,25,000 रुपये सालाना होगी, जो कि लगभग 18,000 रुपये होती है, जिसे उसके पिताजी अपनी बेटी को नहीं दे रहे हैं। महिला को उसके पिता से ये हक दिलाया जाए। साथ ही आप यह भी लिख सकते हैं कि पिछले कई सालों से यह रुपया महिला के पिताजी ने दबा कर रखा है, वह भी महिला को दिलाया जाए। इस तरह महिला का भरण पोषण हो जाएगा, उसे भरण पोषण के रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा मुकदमे के भत्ते की। इसमें घरेलू हिंसा की धारा 25 की धारा 25 की हेडिंग है
आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन। इसमें धारा 25(2) में लिखा गया है कि यदि दंडाधिकारी का पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी, यहाँ पे भी दोनों की बात करी गई है, से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिवर्तन, फेरफार या प्रतिसंरचर परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण आक्षेपित है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश जो वह समुचित समझे पारित कर सकेगा। इस धारा में जो कहा गया है उसका मतलब भी सीआरपीसी की धारा 127 के जैसा ही है। यदि आप दोनों पक्षकारों में से किसी एक की भी स्थिति में परिवर्तन होता है और कोई भी न्यायालय में आवेदन देता है तो उस पर विचार करके आदेश पारित किया जा सकता है। एक बार हम फिर आपको ये जो धारा है उसको पढ़कर सुनाते हैं। यदि दंडाधिकारी का पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी, पीड़ित व्यक्ति यानी आवेदिका हो गई और प्रत्यर्थी यानी आप हो गए, से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक आवेदन देता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश, जो भी आदेश पहले हो चुका है, में परिवर्तन या फेरफार होना है, उसके लिए वो जो भी लेखबद्ध करना है, यानी कि जो भी आप ऐसा कारण बताते हैं, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश, जो भी आप अपना सही कारण बताएंगे उससे वह समुचित करे, उसे पारित कर देगा। वो जज साहब उसको देखेंगे कि आप जो भी दस्तावेज दे रहे हो, जो भी बात बता रहे हो, वो सही लगे उन्हें लगती है, तो उस हिसाब से वो आदेश में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें भी आप उसी तरह लिखेंगे जैसे सीआरपीसी की धारा 127 में आपने लिखा है। यदि आपकी पत्नी के मायके में कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं है तो भी आप सीआरपीसी की धारा 127 और घरेलू हिंसा की धारा 25(2) के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं कि कोरोना महामारी के चलते नौकरी और बिजनेस यानी कि ख़त्म या कम हो गया है और अब आमदनी कम हो गई है, इसलिए पहले किए गए आदेश में संशोधन किया जाए जिससे आपको न्याय मिल सके। जो भी बात आप न्यायालय में कहेंगे वह सच होनी चाहिए तथा उसके सबूत आपके पास होने चाहिए। इस तरह से यदि आप बताई गई धाराओं में आवेदन करते हैं तो आपको ज़रूर राहत मिल सकती है। एक बात पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर दोनों लोगों की स्थितियों में परिवर्तन आया है। आपकी आमदनी कम हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्षी को मकान और आमदनी दोनों का फ़ायदा हुआ है। मुकदमे से पहले महिला की स्थिति खराब बताकर उसको आपसे रुपया दिलाकर दोनों की स्थिति बराबर करी गई थी। अब स्थिति खराब है, इसलिए आदेश में परिवर्तन करके भरण पोषण राशि कम या ख़त्म की जाए जिससे आपकी स्थिति में सुधार आए। यदि आपने ठीक ढंग से अपनी बात न्यायालय में रखी तो आपके पक्ष में ज़रूर अच्छा फैसला आ सकता है। सीआरपीसी की धारा 125 और घरेलू हिंसा की धारा 25 शुरू से ही इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन आपको इसके इस्तेमाल का तरीका आज तक किसी भी कानून के जानकार ने शायद नहीं दिया होगा और ना ही आपने जानने की कोशिश करी। आज हम आपको इसके बारे में यह तरीका इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं तो शायद आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा। इसीलिए यदि आप पर कोई मुकदमा हुआ है तो जानकारी इकट्ठा करके अपना मुकदमा लड़ें तो आपकी जीत ज़रूर होगी। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और आने वाले हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे जैसे ही हमारा अगला वीडियो हम YouTube में अपलोड करें आपको इसकी तुरंत जानकारी हो जाए। यदि आपके कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में करें। कमेंट करने से पहले
आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पढ़ लें। हो सकता है उसमें लिखे हुए जो भी सवाल हैं उनके जवाब हम पहले ही दे चुके हों और आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो में बताए गए हमारे ये अपने खुद के विचार हैं। इसे आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है।